जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने 1799 पोस्ट का जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था, उसके रिगार्डिंग मैंने बीपीएसएससी से आयोग से 14 सवालों पर जवाब माँगा था। मैंने अपना ओएमआर आंसर की क्वेश्चन पेपर नॉर्मलाइज़ेशन प्रक्रिया ये सब के रिगार्डिंग 14 को इन्फॉर्मेशन माँगा था, जिसका जवाब बीपीएसएससी ने दिया था और मैंने उस पे आपको वीडियो बनाकर बताया भी था। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ये वो एप्लीकेशन था और इसमें इस प्रकार से मैंने 14 को इन्फॉर्मेशन काफ़ी डिटेल में माँगा था। आप इसको पढ़ लीजिएगा या फिर पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। ये जो जवाब आया था इसका ये बहुत ही ख़राब जवाब था। इन्होंने बस ये बोल दिया था कि ये चयन प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन है, इसलिए जवाब नहीं दिया जाएगा, जो कि एकदम अवैध जवाब था। चूँकि प्रीलिम्स का मैंने इन्फॉर्मेशन माँगा था और वो प्रक्रियाधीन नहीं था, उसका रिज़ल्ट आ चुका था। तो इसके खिलाफ़ मैंने प्रथम अपील दायर की थी। मैंने पिछले वीडियो में ये सब बताया भी था कि क्यों ये अवैध है, क्यों ये जो है इन्फॉर्मेशन जो रिप्लाई इन्होंने दिया है वो क्यों गलत है। तो इसके खिलाफ़ मैंने प्रथम अपील दायर की थी और आज उसका रिप्लाई आ चुका है और जो रिप्लाई आया है वो वाक़ई एकदम गुस्सा दिलाने वाला है। आपका खून खौल जाएगा इसको देख कर के। आप देख सकते हैं कि मैंने प्रथम अपील में क्या-क्या लिखा था, थोड़ा-सा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो प्रथम अपील में मैंने ये सब चीज़ें लिखी थी, अपनी इन्फॉर्मेशन दी थी। उसके बाद मेन चीज़ आपको दिखा रहा हूँ कि क्या मैंने लिखा था। अपील का आधार मैंने प्रथम अपील किया था, उसका आधार क्या था, तो मैंने इस पे टोटल 7 आधार बताया था कि क्यों मैं ये अपील कर रहा हूँ और कारण बताया था कि क्यों जो है बीपीएसएससी का जो रिप्लाई आया था मेरे आरटीआई पे वो क्यों गलत है। इसका मैंने 7 को आधार बताया था। आप एक-एक आधार को देख सकते हैं। पहला आधार कि आरटीआई का धारा 7(1) का उल्लंघन है, क्योंकि सूचना रोकने का कोई कानूनी आधार नहीं बताया गया था। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, बस हेडिंग पढ़ दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना उचित नहीं है। उसके बाद आधार 2 में मैंने ये बोला था कि धारा 8 के अंतर्गत कोई वैध अपवाद लागू नहीं है, मतलब सूचना रोकने के लिए आपके पास कोई अपवाद नहीं है, आपको सूचना देना ही था। सूचना रोकना पूर्णतः अनुचित है, उसके लिए मैंने ये सब बातें बताई थी। उसके बाद तीसरा आधार ये था कि धारा 7(8) का उल्लंघन हो रहा था, क्योंकि अपील के अधिकार की जानकारी नहीं दी गई थी। कि मतलब जब भी आरटीआई का रिप्लाई आता है तो उसमें ये बताया जाता है कि इस रिप्लाई के खिलाफ आप कहाँ और कैसे अपील कर पाएंगे, बट मेरे आरटीआई के रिप्लाई में ये कोई लिखा ही नहीं था ये कहीं भी कि आप कहाँ पे अपील कर पाएंगे, तो ये भी एक उल्लंघन था। उसके बाद ब्लैंकेट रिफ्यूजल, मतलब व्यापक और अंधाधुंध अस्वीकृति था। मतलब 14 बिंदु पर जवाब मांगा गया था, बट इन्होंने 14 पॉइंट पे जवाब नहीं दिया, बस केवल एक बात लिख दिया कि प्रक्रियाधीन है। सभी पॉइंट पे अलग-अलग इनको जवाब देना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं दिया, तो एक ये आधार बना। उसके बाद 5वां आधार अपील का ये था कि धारा 6(3) का उल्लंघन, क्योंकि सूचना अन्यत्र होने पर अंतरण न करना। मैंने स्पष्ट आप पहले वाले वीडियो में देखेंगे तो पता चलेगा, मैंने या फिर आरटीआई एप्लीकेशन में तो मैंने स्पष्ट बोला था कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो जिस विभाग के पास है उस विभाग को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। वो भी इन्होंने नहीं किया, तो वो एक आधार बना। छठा आधार ये बना कि प्रक्रियाधीन का तर्क पूर्णतः असत्य और भ्रामक है, परीक्षा संबंधी सूचनाएं पहले से ही विद्यमान है। चूँकि इन्होंने ये लिख दिया था और सबसे बड़ा तर्क यही था कि प्रक्रियाधीन है, जबकि मैंने प्रीलिम्स का इन्फॉर्मेशन मांगा था जो कि प्रक्रियाधीन बिल्कुल भी नहीं था, वो संपन्न हो चुका था और उसी के आधार पे मेंस होने वाला था और अब तो मेंस भी हो चुका है। तो ये पूर्णतः गलत था, असत्य था, ये तो सही है ही नहीं। मैंने प्रीलिम्स का इन्फॉर्मेशन आपसे मांगा है और वो प्रक्रियाधीन नहीं है, वो उसका एग्ज़ाम हो चुका है, उसका क्वेश्चन पेपर एग्जिस्ट करता है, उसका ओएमआर एग्जिस्ट करता है, उसका आंसर की एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आपने रिजल्ट दे दिया है तो आंसर की के आधार पे ही दिए होंगे। तो फिर आपको दिक्कत क्या है इन्फॉर्मेशन देने में? मेरा मार्क्स एग्जिस्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिखा था इसमें। और 7वां आधार क्या बना कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन, मतलब ये सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार माना है, तो ये मेरे मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन था। उसके बाद मैंने प्रार्थनाएँ की थी प्रथम अपील में कि प्रथम अपीलीय अधिकारी से कि आरटीआई आवेदन संख्या ये 14 बिंदुओं पर मतलब हमको जवाब चाहिए। उसके बाद ये सब जो मैंने इन्फॉर्मेशन माँगी है वो चाहिए, इक्विपर्सेंटाइल मेथड चाहिए, फिर कच्चे अंक वगैरह ये सब चाहिए। और उसके बाद मैंने ये भी मतलब इसमें बहुत सारे पॉइंट लिखा था और उसके बाद इसमें ये भी लिखा था कि ऐसा छठा नंबर पॉइंट में कि धारा 20 के अंतर्गत लोक सूचना पदाधिकारी पर उचित दंड आरोपित कीजिए, क्योंकि इन्होंने मुझे जवाब सही नहीं दिया, तो मैंने ये भी बोला था कि उनको दंडित किया जाए। और 7वां में कि अगर कोई और इनके ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है तो वो न्यायोचित कार्रवाई कीजिए। और इसके साथ में मैंने अपना आरटीआई
आरटीआई का एप्लीकेशन भेजा था इनके पास, और आईपीओ का जवाब जो आया था, मतलब बीपीएससी ने जो जवाब दिया था वो मैंने भेजा था, और उसके बाद मैंने अपना एडमिट कार्ड भेजा था, और मैंने घोषणा किया था कि मैंने जो भी तथ्य दिया है वो कोई भी तथ्य छुपाया नहीं है, एकदम सही दिया है। ये सब करने के बाद मैंने ये प्रथम अपील दायर कर दिया, और आज इसका जवाब आया है, और जवाब देखकर आप हैरान हो जाएंगे। देखिए ये जवाब है, ये लेटर इस तरीके से मेरे पास आया, और इस जवाब में देखिए क्या लिखा हुआ है। इस जवाब में देखिए मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि वीडियो फालतू में लंबा किया जाए, मेरा उद्देश्य वीडियो बनाना वगैरह नहीं है, बट मैं दिखा देना चाहता हूँ ये सब चीज़ें। बस आप यहाँ पे नीचे की ये सब बात इन्होंने लिखा, और नीचे एक लाइन लिखा, सबसे नीचे आप देखिए यहाँ पे कि उपयुक्त प्राप्त सूचना से शुभ होकर आपके द्वारा प्रथम अपील आवेदन समर्पित, ये सब बात ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके द्वारा सूचना आवेदन पत्र ये था, इसमें आपने ये मांगा। देखिए यहाँ पे ये मेंशन कर रहे हैं कि आपने प्राप्तांक मांगा, ओएमआर शीट मांगा, आंसर की इत्यादि मांगा, ये सब बात को ये सही मान रहे हैं कि आपने मांगा था। उसके बाद इस आलोक में जो आपका रिप्लाई आया, ये सब ये बात ये बोल रहे हैं। उसके बाद ये लिख रहे हैं कि प्राप्त सूचना से क्षुब्ध होकर आपके द्वारा प्रथम अपील आवेदन समर्पित किया गया, किंतु आपके द्वारा अपील दायर करने हेतु शुल्क 10 रुपये का भुगतान किए जाने संबंधी अभिलेख संलग्न नहीं किया गया। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि आपने जो एप्लीकेशन दायर किया फर्स्ट अपील का, उसमें आपने 10 रुपये का शुल्क नहीं दिया। उपयुक्त तथ्यों के अवलोकन उपरांत सूचित किया जाता है कि आपका प्रथम अपील आवेदन शुल्क रहित होने के कारण विचारणीय नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं कि आपने 10 रुपये का जो शुल्क नहीं दिया ना, उसके कारण जो है आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है, इस पर विचार ही नहीं किया जाएगा। जबकि आरटीआई एक्ट में स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है, मतलब आरटीआई एक्ट ये कहता है कि आपको 10 रुपये का शुल्क केवल आवेदन करने के लिए देना है, अपील के लिए नहीं देना है। कहीं भी अपील के लिए किसी शुल्क का जिक्र नहीं है। और ये जो हमको ये एप्लीकेशन ये भेजे हैं, इसमें ये भी नहीं लिखे हैं कि ये 10 रुपये का शुल्क प्रथम अपील के लिए कहाँ मेंशन है आरटीआई एक्ट में, किस एक्ट के तहत, मतलब उस एक्ट का कौन सा धारा है जिसमें ये कहा गया है कि प्रथम अपील के लिए 10 रुपये का शुल्क लगता है। जबकि आप हर जगह देखिए तो प्रथम अपील के लिए कोई फीस नहीं लगता है। मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ। ये मतलब एकदम भ्रामक है, झूठा है, मतलब ये एक झूठा तर्क हमको दे रहे हैं। देखिए ये भारत सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए यहाँ पे rti.online.government.in, ठीक है। ये भारत सरकार का ऑफिशियल आरटीआई ऑनलाइन करने का वेबसाइट है। यहाँ पे स्पष्ट देखिए पॉइंट नंबर 8 में ये FAQ है, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आप आइएगा तो 8 नंबर पॉइंट में क्या लिखा गया है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, डू आई नीड टू मेक एनी पेमेंट फॉर फाइलिंग एंड अपील। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया एज पर आरटीआई एक्ट नो फी हैड टू बी पेड फॉर फर्स्ट अपील। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि फर्स्ट अपील के लिए आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है 10 रुपये की, किसी भी तरह का। जबकि ये झूठा दावा कर रहे हैं कि आपके द्वारा 10 रुपये का फीस नहीं दिया गया है। अच्छा इसके अलावा देखिए ये भारत सरकार का वही वेबसाइट है जहाँ पे आपको मैं ये FAQ मैंने दिखाया है कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में, वहाँ पे इसी वेबसाइट पे गाइडलाइन में भी ये बात लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट नंबर 18 देखिए, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है एज पर आरटीआई एक्ट नो फी हैज टू बी पेड फॉर फर्स्ट अपील। स्पष्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट नंबर 18 में। तो फर्स्ट अपील के लिए कोई फ़ी देना ही नहीं होता है, ये लोग झूठा बहाना बना रहे हैं। उसके बाद ये देखिए, अब आपका ये कि हो सकता है कि बिहार राज्य का कोई अलग प्रावधान हो, तो ये पटना हाई कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे भी ये मेंशन है। देखिए पटना हाई कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे पॉइंट नंबर 16 देखिए ये कहाँ पे है, तो पटना हाई कोर्ट के आप ऑफिशियल वेबसाइट पाइएगा आरटीआई वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे गाइडलाइन फॉर यूज फॉर आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल, ये गाइडलाइन है आरटीआई के लिए। तो इस पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि पॉइंट नंबर 16 पे एज पर आरटीआई एक्ट नो फी इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर फाइलिंग द फर्स्ट अपील। मतलब फर्स्ट अपील के लिए यहाँ पे भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है, जबकि इन लोगों ने बस बहाना बनाया है। तो अब हम इसके खिलाफ सेकेंड अपील कर रहे हैं, और सेकेंड अपील सीधा राज्य सूचना आयुक्त के पास होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने इसको लिखा है। तो अगर ये लोग सोच रहे हैं कि बार बार बहाना देकर टाल देंगे, तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, इनको इन्फॉर्मेशन देना ही पड़ेगा। और जब तक मुझे कंप्लीट 14 इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं रुकूंगा। अगर सेकेंड अपील में भी हमको संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो इसके बाद हाई कोर्ट जाया जाएगा। तो देखिए सेवा में ये सब चीज़ें तो मैंने लिखा है, और यहाँ पे विषय लिख दिया है, ये सब चीज़। मेन बात हम आपको बताते हैं, यहाँ पे ये अपना इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है।
मेन बात। अब ये थोड़ा-सा हम पढ़ के आपको सुनाएँगे ताकि आपको समझ में आए कि क्या-क्या मैंने लिखा है। मैंने थोड़ा-सा ज़ूम कर देना सही होगा। मैंने बीपीएसएससी द्वारा आयोजित बिहार दरोगा प्रारंभिक लिखित परीक्षा में दिनांक 14 जनवरी 2026 को द्वितीय पाली में भाग लिया, ये मैंने लिखा। फिर मैंने अपने अंकों, ओएमआर, उत्तर पुस्तिका, आंसर की, नॉर्मलाइजेशन पद्धति एवं अन्य संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 61 के अंतर्गत बीपीएसएससी के लोक सूचना पदाधिकारी को मार्च 2026 में 14 बिंदुओं पर आवेदन प्रस्तुत किया। 2.3 लोक सूचना अधिकारी रणधीर कुमार ने दिनांक 16 अप्रैल 2026 को उत्तर दिया, और ये उत्तर में क्या दिया ये मैंने लिख दिया है कि उत्तर में इन्होंने ये दिया था कि विज्ञापन संख्या 5/2025 के अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु चयन का कार्य अभी प्रक्रियाधीन है। चयन का कार्य अंतिम रूप से पूर्ण होने के उपरांत प्राप्तांक से संबंधित सूचना मांगी जा सकती है। उपरोक्त जवाब आरटीआई एक्ट 2005 के अनेक धाराओं का उल्लंघन करता है। न कोई कानूनी धारा बताई गई है, न फर्स्ट अपील अथॉरिटी का नाम बताया गया। फिर मैंने दिनांक 25 अप्रैल 2026 को आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत की, जिसे स्पीड पोस्ट के माध्यम से बीपीएसएससी को भेजा गया। बीपीएसएससी के प्रथम अपीलीय पदाधिकारी ने दिनांक 22 मई 2026 के पत्र संख्या 645 द्वारा प्रथम अपील को यह कहते हुए निरस्त कर दिया। क्या कहा कि प्राप्त सूचना से क्षुब्ध होकर आपके द्वारा प्रथम अपील आवेदन समर्पित किया गया है, किंतु आपके द्वारा अपीलीय दायर करने हेतु निर्धारित शुल्क 10 रुपये का भुगतान किए जाने के संबंधी अभिलेख संलग्न नहीं किया गया है। यह कारण पूर्णतः असत्य, अवैध और आरटीआई एक्ट 2005 के विरुद्ध है, क्योंकि आरटीआई एक्ट में प्रथम अपील के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं है। बीपीएसएससी ने एक झूठे कारण का सहारा लेकर मेरी वैध प्रथम अपील को अवैध रूप से निरस्त किया। इस प्रकार बीपीएसएससी ने आरटीआई आवेदन के स्तर पर भी तथा प्रथम अपील के स्तर पर भी दोनों बार अवैध आचरण किया। अतः मैं द्वितीय अपील प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब द्वितीय अपील प्रस्तुत करने का आधार मैंने क्या क्या दिया है। देखिए, अगर ओवरऑल हम बात बताएं ना, तो ये लोग बस इन्फॉर्मेशन को देना नहीं चाहते हैं, बस बहाना बना रहे हैं। मतलब ये तो हद कर दिए। मैं आरटी एप्लीकेशन इतने डिटेल में लिखा हूँ कि ये लोग बहाना नहीं बना सकते हैं, तो बस ये 10 रुपये का ज़बरदस्ती का झूठा बहाना बना दिया इन लोगों ने। तो द्वितीय अपील का आधार में निम्नलिखित आधारों पर बीपीएसएससी का समस्त आचरण आरटीआई एक्ट 2005 के विरुद्ध है। आधार संख्या 1, पहला आधार, प्रथम अपील में 10 रुपये का शुल्क मांगना पूर्णतः अवैध और असत्य है। आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 19(1) में प्रथम अपील के लिए किसी शुल्क का कोई प्रावधान नहीं है। भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट rti.online.government.in के FAQ अनुभाग में प्रश्न 8 के जवाब में स्पष्ट रूप से लिखा है, एज पर आरटीआई एक्ट नो फी हैज़ टू बी पेड फॉर फर्स्ट अपील। इसी प्रकार उक्त वेबसाइट के गाइडलाइन अनुभाग के बिंदु संख्या 16 में भी यह लिखा हुआ है। बीपीएसएससी ने 10 रुपये का शुल्क न होने के कारण प्रथम अपील निरस्त की, जबकि न तो आरटीआई एक्ट 2005 में और न ही किसी अधिकृत नियम में प्रथम अपील हेतु 10 रुपये शुल्क का कोई प्रावधान है। यह सरासर झूठा और मनगढ़ंत कारण है जो आरटीआई एक्ट का उल्लंघन करता है। उसके बाद दूसरा आधार, धारा 7(1) का उल्लंघन, सूचना रोकने का कोई वैध कानूनी आधार बताया नहीं। आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 7(1) के अनुसार यदि लोक सूचना पदाधिकारी सूचना देने से मना करे तो उसे उस कानूनी धारा का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य है। पीआईओ ने अपने दिनांक 16 अप्रैल 2026 के जवाब में आरटीआई एक्ट की धारा 8, 9 अथवा किसी अन्य प्रावधान का नाम तक नहीं लिया। चयन प्रक्रियाधीन है, यह कोई कानूनी अपवाद नहीं है। यह धारा 7(1) का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। उसी तरीके से फिर आधार 3 में ये बताया कि धारा 8 के अंतर्गत कोई वैध अपवाद लागू नहीं होता है। फिर आधार 4 में मैंने ये बताया कि प्रक्रियाधीन का तर्क पूर्णतः असत्य है और परीक्षा पहले ही पूर्ण हो चुकी थी। उसी तरीके से पांचवा आधार मैंने बताया है कि धारा 7(8) का उल्लंघन। ये सब आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हो जाएगा, इसलिए शॉर्टकट में आगे बढ़ रहे हैं। अपील का अधिकार नहीं बताया गया है कि
अपील हम इसके खिलाफ कहाँ करेंगे, ये सब कुछ नहीं बताया गया। फिर आधार संख्या 6 कि ब्लैंकेट रिफ्यूज है, 14 बिंदुओं पर उत्तर मांगा गया, बट इन्होंने सीधा एक लाइन में उत्तर दे दिया। फिर आधार 7 है कि धारा 63 का उल्लंघन किया गया, सूचना अन्यत्र होने के अंतर, मतलब वही सब बात जो फर्स्ट अपील में मैंने दायर किया था। उसके बाद संविधान 1901 का भी हनन है। उसके बाद मैंने प्रार्थनाएं क्या किया है ये भी अच्छे से देख लीजिए। अतः मैं माननीय बिहार राज्य सूचना आयोग से सविनय निवेदन करता हूँ कि निम्नलिखित अनुतोष प्रदान किए जाए। बीपीएसएससी को निर्देशित किया जाए कि आरटीआई आवेदन के सभी 14 बिंदुओं पर बिंदुवार स्पष्ट और पूर्ण उत्तर प्रदान करें। मेरे अंक ओएमआर उत्तर पुस्तिका की प्रमाणित कॉपी, आधिकारिक आंसर की और प्रश्न पत्र की प्रति तत्काल उपलब्ध करने का आदेश दिया जाए। इक्वीआई मतलब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, इक्वीआई प्रतिशत विधि का पूरा सूत्र, मापदंड, चरण दर चरण प्रक्रिया तथा मेरे मामले में लागू संपूर्ण गणना पत्र उपलब्ध करने का आदेश दिया जाए। मेरे कच्चे अंक मतलब नॉर्मलाइजेशन से पहले अंक और नॉर्मलाइजेशन के बाद अंक अलग अलग उपलब्ध कराने तथा नॉर्मलाइजेशन के कारण जोड़े या घटाए गए अंकों का सटीक विवरण देने का आदेश दिया जाए। यदि नॉर्मलाइजेशन किसी तृतीय पक्ष या एजेंसी द्वारा किया गया है तो उस एजेंसी का पूरा विवरण और अनुबंध की प्रति उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाए। आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 20 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी पर उचित दंड आरोपित किया जाए क्योंकि उन्होंने बिना किसी कानूनी आधार के सूचना रोकी तथा धारा 7(1) एवं 7(8) का उल्लंघन किया। उसके बाद प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा झूठे और अवैध कारण से प्रथम अपील निरस्त किए जाने के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। ऐसा कोई अन्य अनुतोष प्रदान किया जाए जो माननीय आयोग न्यायोचित समझे, मतलब उन पे न्यायिक कार्रवाई किया जाए। उसके बाद इसके साथ मैं क्या क्या भेजूंगा, तो मूल आरटीआई ये सब तो ठीक है, मूल आरटीआई आवेदन जो जो चीज़ें हैं सब मैं भेजूंगा। उसके बाद ये मैं घोषणा पत्र है और उसके बाद कुछ विशेष मैंने अनुरोध किया है कि मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको ईमेल पे चाहिए, ये सब मैंने लिखा है। तो ये पूरा सेकेंड अपील है। अब देखिए इस पे क्या जवाब आता है। मतलब ये लोग हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये लोग गलत नहीं है तो फिर सारा इन्फॉर्मेशन देने में इनकी नानी क्यों याद आ रही है, क्यों नहीं दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन, क्यों बार बार बहाना बना रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि इनके अंदर चल क्या रहे हैं। अभी मेंस का एग्जाम हुआ है, एग्जाम के अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ ही नहीं है, तो फिर क्वेश्चन पेपर अभी बाहर कैसे आ जा रहा है, कैसे क्वेश्चन पेपर वायरल है। इस बार ये लोग कैमरामैन पे मतलब ब्लेम नहीं डाल सकते हैं क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है वो किसी तरीके से नहीं लग रहा है कि वो कैमरामैन ने वायरल किया है। और क्वेश्चन पेपर जो वायरल हुआ है उस फोटो में स्पष्ट दिख रहा है कि ऐसे व्यक्ति का उसमें हाथ दिख रहा है जो एस्पिरेंट लग भी नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि टीचर है। क्वेश्चन पेपर का बैकग्राउंड ऐसा बता रहा है कि वो किसी बेंच पे क्वेश्चन नहीं रखा, वो किसी फर्श पे रखा हुआ है। वहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर को का बैकग्राउंड में एक पेज दिख रहा है जिस पे ABCD का 1 2 3 कोडिंग किया गया है। इतना गधा लेकर मेंस में कैसे पहुंच गया जिसको ABCD का 1 2 याद नहीं है, वो रीजनिंग का क्वेश्चन कैसे सोल्व करेगा। तो ये सब बहुत सारे सवाल हैं कि क्या चल रहा है इसके अंदर, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो देखिए क्या जवाब आता है इस पर, आप लोग क्या सोचते हैं कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इस पर सही जवाब नहीं आया तो इसके आगे सीधा हाई कोर्ट होगा। बट मुझे तो हर हाल में आंसर चाहिए इसका, और मुझे अपना क्वेश्चन पेपर OMR और मार्क्स हर चीज़ चाहिए। ये लोग क्या करते हैं कि प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद मतलब पूरी बहाली हो जाती है, उसके बाद बस मार्क्स दिखा देते हैं कि इतना मार्क्स आपका है। अरे भाई आप कैसे ये डिसाइड कर रहे हैं कि मेरा इतना मार्क्स है, हम कैसे मान लें कि इतना मार्क्स आया। आप क्वेश्चन पेपर दे ही नहीं रहे हैं, आंसर की दे ही नहीं रहे हैं, तो आप बोल दीजिएगा 50 मार्क्स है तो हम मान लेंगे 50 मार्क्स है। कैसे मान लेंगे भाई, मतलब ये बकवास है। मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन पेपर OMR सीट ये सब देने में इनको क्या दिक्कत है। जब BPSC दे रही है तो इनको देने में क्या दिक्कत है, और अगर देना पॉसिबल नहीं है, इतना ही दिक्कत है, तो फिर BPSC क्यों दे रही है। BPSC में भी ये प्रावधान लागू कर दीजिए कि नहीं आंसर की देना अलाउ नहीं है, क्वेश्चन पेपर देना अलाउ नहीं है। अगर बिना क्वेश्चन पेपर OMR आंसर की के एग्जामिनेशन फेयर हो सकता है तो फिर क्या ज़रूरत है BPSC को देने की, समझ में ही नहीं आ रहा है। मजाक बना करके इन लोगों ने रख दिया है पूरे दरोगा बहाली को। तो ठीक है, देखते हैं क्या जवाब आता है, उसके बाद इस पर बात करेंगे। आप लोग अपने कमेंट में अपना राय ज़रूर रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे भी समझ में आता है कि कितने लोग और मेरे जैसे परेशान हैं इस प्रक्रिया से। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा ठीक लगता है कि और भी लोग हैं इस तरीके से, और मुझे इस लड़ाई को आगे तक ले जाना चाहिए।